कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे। मेरे प्यारे फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे, इसमें लेक्चर 3 हमारे पास है, जिसमें हम 31 से लेकर 45 तक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 3.4 के वो तमाम एंटी टेस्ट के क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो चुके हैं या उस किस्म के क्वेश्चन आ चुके हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, Which of the following matrices is both lower and upper triangular matrix? Okay. तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, अपर एंड लोअर। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, उसके बाद फिर इसका शॉर्टकट भी समझा दूंगा। अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाय n है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। याद रखिएगा, वो तमाम एलिमेंट्स सारे के सारे ज़ीरो होंगे फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। तो उसे हम क्या कहते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसे हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद अगर हम कहते हैं कोई भी मैट्रिक्स ए आई जे, वो तमाम मैट्रिक्स मतलब जिन जो स्क्वायर मैट्रिक्स हों और ए आई जे वो सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों फॉर ऑल आई लेस देन जे, उसे हम क्या कहते हैं? लोअर। अब ज़रा इसकी एग्जांपल देखिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी, फिर आप इस एमसीक्यू को खुद भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये हम यहाँ एग्जांपल लिख रहे हैं अपर ट्रायंगुलर की। 1 2 5 0 8 9 0 0 10। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं ना, मेन डायगोनल के, अगर इसके अपर वाले नॉन ज़ीरो हैं तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि वो तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं जिनमें आई ग्रेटर देन जे। तो बेटा आई ग्रेटर देन जे से मुराद है A21, जिसमें आपके पास देखें A21, इसमें आप देख लें, आपको वाज़े तौर पे पता चल रहा है जो 2 है वो ग्रेटर देन 1 है। उसके बाद नीचे हमारे पास एलिमेंट है A31, यहाँ भी पता चल रहा है वाज़े तौर पे आपको कि जो 3 है वो ग्रेटर देन 1 है। इसी तरह हमारे पास है A32, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ज़ीरो हैं। ओके, तो इसी कंडीशंस के बारे में कहा गया कि वो सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या हो, A32 3 ग्रेटर देन 2, तो 3 2 से ग्रेटर है। तो ये तमाम एलिमेंट्स जो कि हमारे पास अगर I ग्रेटर देन J पे क्या हो, ज़ीरो हों, तो ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर कहलाती है। अगर सेम इसी तरह मेन डायगोनल के अपर वाले ज़ीरो हों तो उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर दोबारा सुन लें इसको, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, n बाय n का मतलब है ये 3/3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, जिसके मेन डायगोनल के लोअर वाले ज़ीरो हों सारे एलिमेंट्स, तो उसे हम अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। अगर अप मेन डायगोनल के ऊपर वाले अपर वाले ज़ीरो हों तो उसे हम लोअर कहते हैं। ओके, यानी कि दूसरे अल्फाज में नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स की एक ट्राइंगल बन रही है जिसे ट्राइंगुलर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो हम कहते थे सिर्फ और सिर्फ मेन डायगोनल में एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो, नॉन ज़ीरो। बाकी सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ज़ीरो हो सकते हैं मेन डायगोनल के। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो अपर भी है और लोअर भी, दोनों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। इसी तरह जो डायगोनल है वो स्केलर भी है, स्केलर एक डायगोनल है, आइडेंटिटी भी एक डायगोनल है। तो ये तीनों के तीनों जो हमारे पास होंगे, यानी कि ऑल ऑफ दीज जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, ये सारे के सारे लोअर भी और अपर भी दोनों कहलाते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर 2 पे। ओके, 32 पे। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप देखें, ये हमारे पास 32 क्वेश्चन है जी। ये है हमारे पास क्वेश्चन, तवज्जो से ज़रा देखिएगा।
द मैट्रिक्स 0 1 माइनस एयोटा 1 प्लस एयोटा 3 4 एंड 1 प्लस एयोटा। तो हम देखते हैं जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है वो क्या है, हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है, कम्प्लेक्स है, नन ऑफ दीज है। तो याद रखिएगा बेटा, हर्मिशियन है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्यू हर्मिशियन है तो भी स्क्वायर होता है। अब कम्प्लेक्स के लिए कंपलसरी नहीं, कम्प्लेक्स मैट्रिक्स वो होता है जिसमें कम्प्लेक्स एंट्रीज पाई जाएं। अब हम देखते हैं तो यहाँ पे एयोटा वाली एंट्री है लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं ये 3/2 जिसका ऑर्डर है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो वो कम्प्लेक्स तो हो सकता है लेकिन कंपलसरी नहीं कि वो स्क्यू हर्मिशियन हर्मिशियन या सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हो। ओके, क्योंकि हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन के लिए कंपलसरी है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसे हम जस्ट क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहेंगे। अ मैट्रिक्स विच कंटेन्स सम कम्प्लेक्स एंट्रीज इज कॉल्ड कम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, कम्प्लेक्स एंट्रीज होनी चाहिए। कम्प्लेक्स एंट्रीज का मतलब है कुछ कम्प्लेक्स नंबर या एलिमेंट्स होने चाहिए सेट के अंदर, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कम्प्लेक्स मैट्रिक्स। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 33। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये देखते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स सिमेट्रिक की निशानी क्या है। अब डेफिनेशन चूँकि मैं नहीं बताता, हम एमसीक्यू एंट्री टेस्ट में पढ़ रहे हैं, तो आपने सिमेट्रिक के लिए एक कंडीशन जो याद रखनी है, यहाँ पे इसको मैं एक जनरल फॉर्म में आपको बता देता हूँ। सिमेट्रिक ये होता है हमारे पास कि यहाँ पे अगर हमारे पास ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, उसके बाद बी है, यहाँ पे हम कह सकते हैं डी है, उसके बाद फिर हम कहते हैं यहाँ पे ई है, फिर सी है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है। यानी कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, मेन डायगोनल के, अब याद रखिएगा जो मेन बात बता रहा हूँ उसे समझिएगा। मेन डायगोनल को पहले आप अंडरलाइन कर दें, उसे आप सेपरेट कर दें। अब जो मैट्रिक्स यहाँ पे मैं बनाऊंगा ज़रा समझिएगा भाई। ये देखो, ये जो बी मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, बी के। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो सी मैट्रिक्स है वो सी के इक्वल है। इसी तरह जो ये वाले हैं ये ई मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ई के। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे ये कह रहा है A12 जो मैट्रिक्स है ये A12 जो एंट्री है 21 के इक्वल है, A13 A31 के इक्वल है, इसी तरह A23 A32 के इक्वल है। जब ये हमारे पास रिलेशन पाया जाए तो हम कहते हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 2 2 के बराबर है, ये देखिए 2 2 के बराबर है, 7 7 के बराबर है। अब यहाँ से मुझे बताइए b+1 जो होगा, यानी कि इसमें के मुताबिक b+1 किसके इक्वल होना चाहिए था, -4 के, यानी कि ये आपस में इक्वल हैं तो -4 के इक्वल, तो b इज़ इक्वल टू -5 हमारे पास आंसर आ जाएगा, चार्ली ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे, ताकि हमारे पास 30 मिनट में ये एमसीक्यू डिस्कस हो जाएं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक की। तो यहाँ भी मैं स्क्यू सिमेट्रिक को जस्ट एग्जांपल के तौर पे लिखूँगा और आपने इसको, इसकी डेफिनेशन भी आपको वैसे आनी चाहिए, बुक में लिखी हुई है। हम यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई साहब 0 1 2 यहाँ पे -1 0 3 फिर -2 -3 एंड 0। अब आप यहाँ पे एक बात तवज्जो दीजिएगा, मेन जो आपके पास डायगोनल हैं ये सारे के सारे ज़ीरोज़ होने चाहिए, इसमें सारे के सारे ज़ीरोज़ होने चाहिए। और बाकी जो है मतलब A12 जो है -A21 के बराबर है, A13 जो होगा -A31 के, A23 जो होगा -A32 के। यानी कि ये रिलेशन होना चाहिए हमारे पास AIJ इज़ इक्वल टू नेगेटिव AJI। ये रिलेशन अगर हमारे पास है इट मीन दैट कि वो स्क्यू हर्मिशियन है। अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि x + y + z, मतलब x और y और z तीनों के तीनों ज़ीरो होने चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। अब अगर पहली इक्वेशन को हम वेरीफाई करते हैं तो ठीक है, तीनों z का प्रोडक्ट भी ज़ीरो होता है,
तीनों का सम भी ज़ीरो होता है और तीनों आपस में बराबर होते हैं तो ज़ीरो है, लेकिन ऑल ऑफ दीज भी है। यहाँ पे सोचिएगा ज़रा, अगर मैं कहता हूँ x ज़ीरो है, y भी नॉन ज़ीरो है, z भी नॉन ज़ीरो है, तब ये हमारे पास रिजल्ट तब भी ज़ीरो आएगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू -1 है, z इक्वल टू 0 है, तब भी रिजल्ट ज़ीरो आएगा। यानी कि ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, वेरीफाई नहीं हो रही हैं। हाँ, ये जो है ये जनरली तौर पे वेरीफाई हो जाए कि हमेशा x y z 0 के बराबर होते हैं, ठीक है। उनका सम या उनका प्रोडक्ट की कंडीशन नहीं है, वहाँ पे कंडीशन है कि सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हों, ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो, वो तमाम एलिमेंट्स जिसमें आई इज़ इक्वल टू जे। जब भी ये कंडीशन आ जाए आई इज़ इक्वल टू जे, इट मीन दैट कि यहाँ पे वो बात कर रहा है हर्मिशियन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ओके, तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 35। तकरीबन हर एमसीक्यू, हर वो बात यहाँ पे डिस्कस हो चुकी है। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी माइनस बी ए इज। तो बेटा इसका याद कर लें रिजल्ट। कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो आपने याद रखने होते हैं, वो ये, अगर आपके पास ए एंड बी आर सिमेट्रिक हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी कुछ बातें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ए ट्रांसपोज आ जाए, ए ट्रांसपोज ए आ जाए, तो ए बी प्लस बी ए आ जाए या ए प्लस बी आ जाए, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक कहलाते हैं, ठीक है। ये एज अ थ्योरम आपको रिजल्ट की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ए बी माइनस बी ए, सॉरी माइनस ए बी, और ये बी ए आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, स्क्यू हर्मिशियन है। या ए माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज आ जाए, तो ये रिज़ल्ट हमें याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। अगर ये रिज़ल्ट हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बाय डेफिनेशन ए बी माइनस बी ए जो है हमारे पास वो स्क्यू सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करता है। वैसे आप इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट अगर आप याद रखें तो वो ज़्यादा आपके पास बेनिफिट होगा, फ्रूटफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 36। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 में हम चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक थ्योरम है, एक प्रॉपर्टी है जो कि हमने इसको प्रिपेयर करना है। तो देखते हैं यहाँ पे, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस देन ए बी ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी। भाई साहब, मस्ट बी का मतलब है जनरली बात नहीं है, 100% हर टाइम जो कि हमारे पास ट्रू हो। तो भाई याद रखिएगा, इसका सिंपल सा फंडा है, अगर x है, a है और x का ट्रांसपोज है, जो साइड पे आपके पास होते हैं, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, ट्रांसपोज होते हैं, तो जो दरमियान वाला होता है वो क्या है बेटा, हमेशा दरमियान में जो मिड में होता है, जो मिड वाला होता है, ठीक है, मस्ट बी सिमेट्रिक। ये भी हमारे पास एक थ्योरम है। अब इस थ्योरम को आप जनरलाइज करके लिख सकते हैं। अब ए लेफ्ट और राइट पे दोनों, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे दोनों सेम होते हैं और एक दूसरे के ट्रांसपोज होते हैं। जो दरमियान वाला होता है वो मस्ट भी क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो आंसर हमारे पास इसका डेल्टा बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो 37 क्वेश्चन में भी हमारे पास थ्योरम्स टाइप है। कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए आई जे, तो याद रखिएगा एन बाय एन स्क्वायर है, तो उसका ए माइनस ए बार का ट्रांसपोज जो होगा वो हमेशा स्क्यू हर्मिशियन कहलाएगा। ओके, ये हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं ए बार का ट्रांसपोज, तो इसे सिर्फ हम क्या कहते हैं, हर्मिशियन कहते हैं। तो ये रिज़ल्ट बच्चे हमें याद होने चाहिए जो कि इस क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, माइनस है तो इसका आंसर होगा स्क्यू हर्मिशियन, अल्फ़ा आंसर ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो ये आपके पास रहा क्वेश्चन नंबर 38 और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 39 भी हमारे पास है।
लेकिन फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 38 को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। द मैट्रिक्स, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास मेन डायगोनल जो है ये, इसके अलावा अगर आ जाए जैसे कि ए आई जे जो हमारे पास है वो ए जे आई का कांजुगेट, मतलब इसका कांजुगेट हो गया, उसे हम हर्मिशियन कहते हैं। और जो दरमियान वाले हैं बेटा इसका मतलब है आई नॉट इक्वल टू जे, वो तमाम एलिमेंट्स जो मेन डायगोनल वाले नहीं हैं। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं ए आई जे बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर फॉर ऑल आई इज़ इक्वल टू जे, यानी कि जो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं आई इज़ इक्वल टू जे। तो वो हमारे पास कौन से होंगे, वो सारे के सारे हर्मिशियन मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हम डेफिनेशन बेटा याद रखती है, ये डेफिनेशन अगर याद हो जाती है तो फिर तो काफ़ी आसानी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स m बाय n विद कम्प्लेक्स एंट्रीज इज सेड टू बी एंटी हर्मिशियन, ठीक है भाई। एंटी हर्मिशियन की ये डेफिनेशन है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के कांजुगेट का ट्रांसपोज लें तो वो -a के इक्वल आ जाए। अगर इसको मज़ीद मैं सॉल्व कर लूँ तो ये देखिए, ये +a इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा इसका बीटा, ठीक है। मतलब हमने इसको बाय डेफिनेशन लेके ही चले हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39 के बाद है क्वेश्चन नंबर 40। तो ये देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू हर्मिशियन। तो बेटा स्क्यू हर्मिशियन की डेफिनेशन कौन सी है, इसे भी मैं जनरली तौर पे लिखूंगा कि अगर हमारे पास दरमियान में 1 + एओटा 2 + एओटा, यहाँ पे है -1 + एओटा, फिर 0 3 + एओटा, ओके। समझाने की गर्ज से लिख रहा हूँ, -2 + एओटा -3 + एओटा 0। तो इसमें बेटा याद रखिएगा हमारे पास जो मेन कम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, मतलब ये अपना मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं, ये या तो बेटा सारे के सारे आल ज़ीरोज़ होने चाहिए, या आल प्योर इमेजिनरी, सारे के सारे हमारे पास इमेजिनरी होने चाहिए, या इसके बारे में है मिक्स भी हो सकते हैं। मिक्स से मुराद है कि ज़ीरोज़ एंड प्योर इमेजिनरी, P.I से मतलब है प्योर इमेजिनरी। अगर ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है जो कि मिड में है, और बाकी क्या होते हैं स्क्यू हर्मिशियन के लिए, साइड वाले कौन से होते हैं, जो साइड वाले हैं अपर या लोअर वाले, इसे कहते हैं ए आई जे इज इक्वल टू -a जे आई का कंजुगेट। यानी कि सिर्फ अगर हम इसे सिंपल कहें तो रियल का साइन चेंज हो रहा है। अगर रियल का साइन चेंज हो रहा है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, याद रखिएगा, रियल का साइन चेंज हो रहा है तो वो स्क्यू एंटी हर्मिशियन कहलाएगा। अगर प्योर इमेजिनरी का साइन चेंज हो रहा है तो वो हमारे पास जस्ट हर्मिशियन कहलाएगा, ओके। अब वो हर्मिशियन की बात कर रहा है तो देख लेते हैं, यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी के साइन चेंज हुए हैं, ओके। तो इसे हम हर्मिशियन कह सकते हैं, स्क्यू नहीं कह सकते। यहाँ पे देखें 3 एओटा 4 एओटा हमारे पास है, प्योर इमेजिनरी, बिल्कुल देखो यही बात मैंने की है कि प्योर इमेजिन सारे के सारे मिक्सड हों या प्योर इमेजिनरी हों, ऑल प्योर इमेजिनरी। उसके बाद दरमियान जो बाकी हैं उनका साइन चेंज होना चाहिए, रियल का साइन भी चेंज है, तो बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास वेरीफाई हो रही है स्क्यू हर्मिशियन की डेफिनेशन के लिए जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 41 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो सबसे पहले बेटा हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, कोई भी हमारे पास आ जाए मैट्रिक्स, पहला काम हम यही करेंगे कि मेन डायगोनल को सेपरेट करके फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास एंटी हर्मिशियन कह रहे हैं तो ये तो सारे आगे प्योर इमेजिनरी, जो बाकी साइडों वाले हैं उसमें क्या होना चाहिए, -एओटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब x का मैंने कहा था क्या, रियल का साइन चेंज होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ ये अगर वो कह रहा है कि हमारे पास x की इक्वल है तो भाई रियल का साइन चेंज करना है आपने, तो ये हो जाएगा 5 - एओटा, रियल का साइन चेंज हो जाएगा, आंसर हमारे पास बीटा आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमने डेफिनेशन को यूज़ किया है, या तो मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0 या प्योर इमेजिनरी या मिक्स्ड भी हो सकते हैं, लेकिन जो साइड वाले हैं उसके दरमियान में ये रिलेशन होना चाहिए, ए आई जे ए
जे आई, ठीक है भाई, ए जे आई कंजुगेट और फिर साथ नेगेटिव साइन। इसका मतलब है कि भाई सिर्फ रियल का साइन चेंज होगा उन तमाम के लिए जिसमें आई नॉट इक्वल टू जे होता है। तो ये कंडीशन जो है बच्चे, इसको आपने प्रिपेयर करनी है, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा। उसके बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो मेरे भाई स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बारी आती है रिड्यूस एशेलन फॉर्म, ठीक है। तो रिड्यूस एशेलन फॉर्म क्या होती है? इसकी दो दो मतलब कंडीशन है बेसिकली। पहला, नॉन ज़ीरो एलिमेंट रो का हर रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हर रो का पहला नॉन ज़ीरो, अब इसका पहला ही नॉन ज़ीरो है और 1 है, इसका भी पहला नॉन ज़ीरो 1 है, इसका भी पहला नॉन ज़ीरो 1 है, ओके। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखिए रिड्यूस के लिए, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की तादाद क्या होनी चाहिए? हर अगली रो में पिछली रो की निस्बत ज़्यादा होनी चाहिए। पहली रो में जो हमारे पास लीडिंग एंट्री है यानी कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है, उससे पहले कोई ज़ीरो भी नहीं है, उसके बाद एक ज़ीरो फिर दो ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद तीसरी कंडीशन रिड्यूस के लिए क्या होती है भाई? 1 के नीचे ज़ीरो, 1 के ऊपर भी ज़ीरो, यहाँ भी 1 के ऊपर ज़ीरो। तो आंसर अल्फ़ा तो वेरीफाई हो गया कि ये हमारे पास रिड्यूस है। पहला नॉन ज़ीरो 1 होना चाहिए, 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, ये नहीं हो सकता। पहला नॉन ज़ीरो 1 1 1, ज़ीरोज़ की तादाद भी बढ़ रही है लेकिन 1 के ऊपर ज़ीरो नहीं है, यहाँ भी 1 के ऊपर ज़ीरो नहीं है, यहाँ भी 1 के ऊपर ज़ीरो नहीं है। तो आंसर हमारे पास होगा ओनली 1, ठीक है। डिस्कशन हमारी ये हो गई। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं जिसमें रैंक की डेफिनेशन बयान की गई है। रैंक क्या होता है? एनी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, उसका जो रैंक होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन रिड्यूस एशेलन फॉर्म। मैंने अभी आपको सिखा दिया था रिड्यूस एशेलन फॉर्म कौन सी होती है, यानी कि एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल, फिर आपको समझ आ जाएगी इसका रैंक क्या होगा। एग्जांपल ये है, एक मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं 0 1 5 8 0 0 1 2। अब यहाँ पे हमारे पास है 1 के ऊपर भी मैं ज़ीरो कर रहा हूँ, उसके बाद है 0 0 0 और 0। अब देखिए यहाँ पे ज़रा तवज्जो से, पहला नॉन ज़ीरो 1 है, पहला नॉन ज़ीरो 1 है, यहाँ सारे ही ज़ीरो हैं, कोई नॉन ज़ीरो है ही नहीं, अगर होता तो 1 होता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1 के नीचे भी ज़ीरो है, 1 के ऊपर भी ज़ीरो, नीचे भी ज़ीरो, यहाँ पे 1 होता तो ऊपर ज़ीरो होने चाहिए थे। अब इसमें हमारे पास ये भी एक रो है, ये भी एक रो है, R1 एंड R2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, इसमें सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं हैं। तो ये हमारे पास एक है ज़ीरो रो, तो वो डेफिनेशन है नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ इन रिड्यूस एशेलन फॉर्म। तो बेटा एक तो रिड्यूस में है, उसके बाद इसको आप देख सकते हैं कि हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद कितनी है? 2 है। हम कह सकते हैं कि इसका जो रैंक ऑफ ए होगा वो 2 के बराबर होगा। तो डेफिनेशन आपको समझ आ गई रैंक की। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। तो भाई देख लें, इसमें आपके पास पहला 1 नीचे ज़ीरो, फिर 1 के ऊपर ज़ीरो, फिर ज़ीरो, तो इसका रैंक आपको वाज़े तौर पे दे सकते हैं, बाय डेफिनेशन 2 ही है। ये आपके पास फुली रिड्यूस्ड एशेलन फॉर्म में है। अगर एशेलन फॉर्म में है तो ये हमारे पास गिवन है, तो हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। वरना बेटा इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 45 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 45। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं द रैंक ऑफ 3 - 4 1 1 3 - 2। अब यहाँ पे पहली बात है, इसको हम रो ऑपरेशन से करेंगे, लेकिन रो ऑपरेशन करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अक्सर आ जाते हैं 3/3 के, तो आप उसका डिटर्मिनेंट्स मालूम कर लें जल्दी से। तो डिटर्मिनेंट्स अगर आप मालूम कर लेते हैं, यह है 3 - 4 1 1 3 2 एंड 4 - 1 3। तो पहले 3 आ जाएगा, इसके साथ रो और कॉलम कैंसिल, 9 + 2 11। उसके बाद +4 आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन कर रहे हैं रो वाइज, प्लस माइनस प्लस से रो कॉलम कैंसिल, 3 - 8 यानी कि -5 आ जाएगा। फिर +1 के साथ रो और कॉलम कैंसिल, -1 एंड -12 -13 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लें, आपके पास है 33 - 20 - 13।
तो देख लें भाई, 33 में से 13 को निकाल दें, -20 +20 -20, तो ये ज़ीरो आ गया। अगर डिटर्मिनेंट्स हमारे पास ज़ीरो आ जाता है तो रैंक इसका क्या होता है, याद रखिएगा, रैंक ऑफ ए उसके जो है आपके पास जो ऑर्डर होगा उसमें से एक कम। अब इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 है, तो एक कम कर देंगे तो इसका भी आंसर 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है बेटा, अगर आपके पास सब मैट्रिक्स जो होते हैं, सब माइनर जो माइनर होते हैं, उनका भी हम क्या करते हैं, रैंक मालूम करते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट्स मालूम करते हैं। अगर वो भी ज़ीरो आ जाए सबका, तो फिर हम कहते हैं कि रैंक फिर फर्दर एक कम हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब, एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ कि अगर एक मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 1 1 1 1 1, तो अब आसानी से कह सकते हैं सर, दो रोज़ या दो कॉलम आइडेंटिकल हों तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। अब हालांकि इसका आर्डर 3/3 है, लेकिन इसका रैंक 2 नहीं होगा। मैंने यही कहा n-1 कहा, लेकिन इसके लिए कंडीशन सिखा रहा हूँ। अब इसका माइनर ले लेते हैं, इसका माइनर ले लें, ये भी माइनर, कोई भी आप माइनर ले लें किसी भी एलिमेंट्स का, वो सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे, सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। अगर हमारे पास माइनर सारे ज़ीरो हो जाते हैं तो मेरे भाई हम कहते हैं कि इसका जो रैंक होगा, जिसमें सारे एलिमेंट सेम होते हैं, वो आपके पास एक और भी कम हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़।